गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? तो आज हम पढ़ेंगे इस क्लास का सेकंड चैप्टर। नो नो टाइम पास करते हुए सीधा अपने चैप्टर के ऊपर चलते हैं। पहले पढ़ते हैं अपन सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव होते क्या है इसके बारे में। सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते। वे जीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते, नहीं देख पाते। इनको देखने के लिए हमें कोई न कोई एक तो या फिर आवर्धक लेंस की आवश्यकता होगी या फिर एक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है, सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है। चलिए, वे जीव जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते उनको हम क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव। केवल उनको हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख पाते हैं। अब ये सूक्ष्म जीव भी अनेक प्रकार के होते हैं। सूक्ष्म जीव मोस्टली देखते हैं 4 प्रकार के। क्या है? सूक्ष्म जीवों का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण में कितने प्रकार के आते हैं ये देखते हैं। देखिए, फर्स्ट ऑन फॉलोअप ने इनको बोलेंगे अपन जीवाणु में, फिर आता है सहकवक, फिर प्रोटोजोआ और सेवा। जीवाणु देखते हैं जिनको इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, फिर कवक, प्रोटोजोआ और कुछ सेवा जो सूक्ष्म जीव के अंदर आते हैं। अब देखिए, सूक्ष्म जीव के बारे में 4 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। इसमें कुछ सूक्ष्म जीवों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। जैसे कुछ जीवाणु है जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, जिनकी आकृति को निश्चित नहीं होती, उनकी टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको हम बोलते हैं स्पाइरल जीवाणु। क्या होते हैं वो? स्पाइरल जीवाणु। जो टेढ़े मेढ़े होंगे उसको स्पाइरल जीवाणु बोलते हैं। और जो छड़नुमा आकृति के होंगे, कैसे एकदम छड़नुमा आकृति होंगे, उनको हम बोलते हैं छड़नुमा जीवाणु। छड़नुमा जीवाणु। जीवाणु 2 पर देखते हैं, एक तो स्पाइरल जीवाणु जिनमें टेढ़े मेढ़े होंगे और जिनकी छड़नुमा आकृति होगी वो छड़नुमा जीवाणु कहलाएंगे। और फिर हम कवक के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कवक आता अपना राइजोपस। क्या है? राइजोपस। इस राइजोपस का एक दूसरा भी नाम है, उसका नाम बोलते हैं ब्रेड बोल्ट। क्या नाम है? ब्रेड बोल्ट। फिर आता है एक एम्परलिज। क्या नाम है? से देखिए, सही बोलू क्या? क्या नाम है इसका? एस्परलिजस। कुछ ऐसे होते हैं, नाम एकदम सही से आता नहीं। एस्परलिजस और फिर है पेनिसिलियस। क्या नाम है? पेनिलिसिया। कवक भी तीन प्रकार। नाम तुमको याद रखना है बस। पहला तो जीवाणु स्पाइरल जीवाणु और छड़नुमा के, और फिर आता है कवक राइजोपस, एस्परलिजस और पेनिसिलियस। फिर आता है अपना प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में देखने पहले तो अपना अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, सबको बताइए। और फिर आता है एक अपना पैरामीशियम। आज लाइट नहीं है भाई, तो थोड़ी मेरी आवाज भी कम आएगी और मुझे पसीना भी आने वाला है। चलिए, फिर आता है अपना सेवा, क्लेमाइडोमोनास। एवरी संडे अपनी क्लास रहेगी, क्योंकि मेरा शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया, इसलिए उसके लिए मैं अपनी माफी चाहता हूँ आपसे। एक आता है क्लेडोमेनस और क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगायरा। लेकिन 100% मैं आपको सबको एक कोर्स जरूर करवा दूंगा। ऐसे बीच में शिक्षा विभाग बहुत छुट्टी देता है, अनेक छुट्टियां अवकाश देता है, उसमें हम
क्लास बनाता रहूंगा। जैसे जैसे मुझे मैं छुट्टी लूंगा या फिर छुट्टी आएगी उस तब मैं आपकी क्लास बनाते दूंगा मैं आपकी। ठीक है, 8th क्लास के लिए पहले तो सूक्ष्म जीव किसे कहेंगे कि वे जीव जिनको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते, अपनी खुली खुली आंखों से नहीं देख पाते। उनको देखने के लिए हमें या तो फिर किसी लेंस की आवश्यकता होगी या फिर किसी एक सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होगी। सूक्ष्म जीव 4 प्रकार के, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ और शैवाल। जीवाणु जो एक टेढ़े मेढ़े होंगे उनको हम स्पाइरल जीवाणु कहेंगे, और जो छड़नुमा आकृति के होंगे उनको छड़नुमा जीवाणु कहेंगे। फिर आता है कवक। कवक कौन सा? एक तो राइजोपस, जिसका दूसरा नाम है ब्रेड मोल्ड, और फिर आता है एस्परजिलस। क्या नाम है? एस्परजिलस। उसके बाद में आता है पेनिसिलिन। और प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ अमीबा और पेरामीशियम। शैवाल में याद रखना वो क्लेमाइड, मोनोसोर, स्पाइरोगाइरा। इतना हमने अभी पढ़ लिया है, थोड़ा नोट डाउन कर ले। हाँ, अब देखते इससे पढ़ ले 4 प्रकार के सूक्ष्म जीवों के बारे में पढ़ लिया। फिर आता है एक अपना वायरस जो अपने आसपास हमेशा रहता है। अब हमने बंद कमरे में बैठे हैं या फिर कहीं पर भी जाएं तो वायरस अपने पास में घूमते रहता है। चलिए इस वायरस के बारे में एक पढ़ते हैं कि वायरस, फर्स्ट क्वेश्चन तो मेरा यही है कि वायरस सूक्ष्म जीव है क्या? वायरस एक सूक्ष्म जीव है क्या? आप सबके लिए क्वेश्चन। हाँ, तो याद रखने का, एक वायरस सूक्ष्म जीव नहीं है। वायरस एक सूक्ष्म जीव नहीं है। अब वो क्यों नहीं है? कारण क्या है इसका? किसको क्या होता है कि वायरस को जीवित रहने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। उसको जीवित रहना है तो एक अन्य जीव की आवश्यकता होगी। क्या होगी? अन्य जीव की आवश्यकता। क्योंकि इनसे क्या जीवित रहने के लिए अन्य जीव की आवश्यकता होती है। वायरस एक सूक्ष्म जीव नहीं है क्योंकि इसको जीवित रहने के लिए अन्य जीव की आवश्यकता होती है, और इससे अनेक प्रकार के रोग भी होते हैं, जैसे फ्लू, इन्फ्लुएंजा, खांसी, कोरोना है, और भी आती है अपनी पोलियो है। ये सारी की सारी बीमारी अपने वायरस से होती है, ध्यान रखना। अब पहले तो सबसे पॉइंट ये भी याद रखना कि ये सूक्ष्म जीव नहीं है। ये सूक्ष्म जीव नहीं है क्योंकि सूक्ष्म जीव क्यों नहीं है? क्योंकि इसको जीवित रहने के लिए क्या है? अन्य जीव की आवश्यकता होती है। अन्य जीव की आवश्यकता हो रही है, वो वायरस है, और इसके रोग होगा फ्लू, खांसी, कोरोना और पोलियो। अब आता है अपना प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं? प्रोटोजोआ से होंगे अपने मलेरिया और प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ से होगा अपना एक तो मलेरिया ले लो। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया मच्छर काटने से होता है। मच्छर क्या हो गया? एक प्रोटोजोआ। मलेरिया और अतिसार रोग डिटेल से पढ़ेंगे आगे अपन। प्रोटोजोआ से मलेरिया और अतिसार रोग आ गया। फिर आता है अपने जीवाणु जनित रोग। जीवाणु जनित रोग जो बैक्टीरिया जनित रोग हो जाएंगे। देखिए जीवाणु जनित रोग कौन कौन से होंगे? सबसे पहले तो अपना एक टीबी है, एक टाइफाइड है। टीबी जीवाणु जनित हो गया, एक टीबी, टाइफाइड, टीबी और टाइफाइड। फिर आता है सूक्ष्म जीवों का आवास। अब देखिए सूक्ष्म जीवों का आवास के बारे में क्या होता है। पहले तो याद रखिएगा कि वायरस एक सूक्ष्म जीव नहीं है, ये जरूर याद रखना है कि जीवित में रहने के लिए, क्योंकि इसको जीवित रहने के लिए क्या अन्य जीवों की आवश्यकता होती है, और इसको फ्लू, इन्फ्लुएंजा, खांसी, कोरोना और पोलियो, इससे रोग होना है। और प्रोटोजोआ से मलेरिया और अतिसार होता है। जीवाणु से टीबी, टाइफाइड होता है। फिर आता है कि अपना नेक्स्ट टॉपिक होता है एनसीईआरटी का। ये अब ध्यान रखना, ये एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं होगा आएगा अपने सूक्ष्म जीव का आवास। सूक्ष्म जीव रहते कहाँ पे? सूक्ष्म जीव
सबसे पहले तो देखना है कि सूक्ष्म जीव है, सूक्ष्म जीव का आवास कि कितने कोशिकीय आते हैं। सूक्ष्म जीव देखो, एक तो एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ बहुकोशिक भी होते हैं। अब एक कोशिकीय कौन कौन से होंगे उसके बारे में देखते हैं। एक कोशिकीय, एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव कौन कहलाते हैं? वे जीव जिनकी कोशिका कितनी होगी? एक कोशिकीय वे जीव कहलाते हैं। इसमें कुछ आते हैं शैवाल और जीवाणु और प्रोटोजोआ। कुछ शैवाल, जीवाणु और प्रोटोजोआ। शैवाल, जीवाणु और प्रोटोजोआ। कुछ शैवाल है, अनेक शैवाल नहीं है। कुछ शैवाल इसमें आते हैं और कुछ आते हैं अपने बहुकोशिकीय में। कैसी? बहुकोशिकीय। बहुकोशिकीय जीव में उसमें कुछ शैवाल आते हैं, इसमें कुछ आएंगे अनेक शैवाल, और अनेक शैवाल के बाद में अपने कवक सारे के सारे आते हैं। और कवक। हाँ, अब देखिए ये जो एक कोशिकीय जीव है, ये बहुकोशिकीय जीव है, ये रहेंगे कहाँ कहाँ पर, इनका स्थान कहाँ पे, आवास क्या है? आवास ये क्या है? कुछ सूक्ष्म जीव क्या है? कुछ सूक्ष्म जीव है जो मरुस्थल में रहते हैं, दलदल कीचड़ में भी रहते हैं, पानी में भी रहते हैं। दलदल कीचड़ पानी, एक जहां पे अपने उष्ण वायु है और यानी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाता है, वहां पे कहीं कहीं पे शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोले वहां पर भी रहते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव तो अपने मानव के शरीर के अंदर भी रहते हैं। मानव शरीर के अंदर भी रहते हैं और ये अपने सूक्ष्म जीवों का स्थान होता है। यहाँ पर सूक्ष्म जीव रहते हैं। फिर आता है कि सूक्ष्म जीव अपने शरीर के अंदर भी रहते हैं, तो कुछ न कुछ हमारे लिए फायदेमंद भी होगा, और कुछ कुछ सूक्ष्म जीव है जो हमारे हानिकारक भी होते हैं। तो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, सूक्ष्म जीव और हम। हमारे और सूक्ष्म जीव में क्या क्या संबंध है, मीन्स क्या क्या होता है, कुछ हमारे लिए फायदा कैसे, फायदेमंद कैसे है और हानिकारक कैसे है, यानी सूक्ष्म जीव और हम। सूक्ष्म जीव और हम, देखिए क्या होता है सूक्ष्म जीव और हम। इसमें भी दो प्रकार होंगे। एक तो हमें क्या, हमारे मित्रवत होंगे, एक होंगे हानिकारक। एक होंगे मित्रवत और एक हानिकारक। अब मित्रवत कौन होंगे? जिनसे हमें फायदा होगा, जो हमारे काम आएंगे, जिनसे हमें रोग नहीं होगा, वो सब क्या कहलाएंगे? मित्रवत सूक्ष्म जीव। और जिनसे हमें रोग होगा, हमें कुछ फायदा ना होगा, हमें घाटा नुकसान ये सब होगा, वो क्या होगा? हानिकारक सूक्ष्म जीव। अब देखो मित्रवत कैसे हुए, उसमें भी कुछ कुछ उपयोग, क्या उपयोग होंगे? जैसे जो मित्रवत सूक्ष्म जीव होंगे उनसे हमारे वो कहीं एक वाणिज्य उपयोग में आ जाएंगे, वाणिज्यिक उपयोग में आ जाएंगे, कहीं अपने औषधि निर्माण में आ जाएंगे, वाणिज्यिक रूप में औषधि निर्माण में, दूध को दही में बदलने में, दूध दही में, और क्या क्या अपने ब्रेड है, ठोस है, इनको बनाने में, और पर्यावरण की सुरक्षा में या स्वच्छता में, पर्यावरण की स्वच्छता में, ब्रेड इडली ठोस में, और मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने में, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में, इन सब में ये सूक्ष्म जीव आते हैं, अपने मित्र व सूक्ष्म जीव। अब ये क्या होता है? वाणिज्यिक रूप पे, औषधि रूप, दूध दही। अब मेन तो अपने खाने पीने के से देखते हैं, पहले पेट पूजा फिर काम पूजा। पेट पूजा में पहला अपना दूध दही लेते हैं, और इधर गया ब्रेड इडली टोस्ट, इनको लेते हैं।
देखो, दूध से दही बनाने के लिए हमारे एक जीवाणु काम आता है। दूध से दही में क्या आएगा? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस जीवाणु है जो दूध को दही में बदलता है। ये भी एक प्रकार का सूक्ष्म जीव है, जीवाणु है, बैक्टीरिया है। तो वो क्या करता है? दूध को है जो दही में बदलता है और दही हम अच्छे से खाते हैं। फिर आता है इडली, ये ब्रेड, इडली, टोस्ट। इनमें क्या होता है? इसमें अपन क्या करते हैं? ईस्ट पाउडर। किसको? ईस्ट पाउडर डालते हैं, जिससे हमें अच्छे से ब्रेड, इडली, टोस्ट पक जाता है। अब ये होता है क्या है इसमें भी, ये भी देखते हैं। ब्रेड, इडली, टोस्ट। फिर आता है एक अपना वाणिज्यिक वर्ग। वाणिज्यिक वर्ग में क्या होता है? इसमें बनाते हैं अपन शराब है, एल्कोहल है, शराब, एल्कोहल और सिरका, एसिटिक एसिड। इन सब में वाणिज्य के रूप में लेते हैं। देखिए, ब्रेड, इडली, टोस्ट, इसमें क्या होता है? एक वाणिज्यिक उपयोग में हम देखते हैं कि ये जो शराब, अल्कोहल, एसिटिक एसिड है, इनके अलावा हम क्या करते हैं? कुछ चावल है, चावल का आटा ले लो अपन एक तो, या फिर ये तो चावल का आटा ले लो, या फिर जौ ले लो, या फिर फलों का रस ले लो। चावल, आटा या फलों का रस। इसमें किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं अपन? यीस्ट के साथ। अब ये यीस्ट क्या करता है? इनको किसमें चेंज कर देता है? अल्कोहल में। अभी अल्कोहल में चेंज करता है। अभी अपन ये फलों का रस ही क्यों लिया, चावल का रस ही क्यों लेते हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? अपनी प्राकृतिक रूप से शर्करा पाई जाती है। क्या रूप में पाई जाती है? प्राकृतिक रूप से शर्करा पाई जाती है। उस शर्करा में के साथ ये यीस्ट क्या करेगा? रिएक्शन करके किसमें चेंज कर देगा? अल्कोहल में इसको चेंज कर देता है। याद रखना है, इसमें चावल के रस, फलों के रस है, जो है, इन सब में क्या है? प्राकृतिक शर्करा पाई जाती है, जो यीस्ट के साथ अभिक्रिया करके अल्कोहल का निर्माण कर लेती है। अब ये जो अल्कोहल का निर्माण कर रही है, इस अभिक्रिया को हम क्या करते हैं? इस पूरी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन को हम इसका दूसरा नाम भी है एक किण्वन। क्या अभिक्रिया? किण्वन। अब सबसे पहले याद रखना है कि किण्वन की खोज किसने की थी? क्या किण्वन की खोज किसने की थी? लुईस पास्चर ने की थी। किसने? लुई पास्चर। याद रखना है, किण्वन की खोज किसने? लुई पास्चर ने की थी। कब? 1857 में। इसको याद करने की ट्रिक बताऊं? 1857 की क्रांति में, क्या 1857 की क्रांति हो रही थी क्या? फलों के रस और ईस्ट के बीच में। फलों के रस और ईस्ट के बीच में कौन से 1857 के समय क्रांति हो रही थी? और इसको देखा किसने? लुई पास्चर ने। कि बीच में कौन था? एक शर्करा। 1857 की क्रांति किसके बीच में हुई? फलों के रस में और ईस्ट के बीच में। देखा किसने? कि किण्वन। देखा किसने? लुई पास्चर ने। लुई पास्चर ने। और था कौन बीच में? शर्करा है, जो किसमें हो गया? शर्करा और अल्कोहल बीच में बन रहे थे। और इस पूरी ये अभिक्रिया किण्वन कहलाई, या फिर बोल देंगे कि लुई पास्चर ने अपनी किताब लिखी है किण्वन की। चलिए, इतना हमें याद हुआ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं अभी। चलिए, औषधिक उपयोग। औषधिक उपयोग में क्या होता है इसमें? देखिए, एक मिनट, थोड़ा पानी पी लेता हूं मैं। औषधिक उपयोग में अपन क्या करते हैं? क्या होता है जब अपना हमारे शरीर में, ये अपना क्या है? अपनी बॉडी, ठीक है। अपने शरीर के ऊपर जब जीवाणुओं का अटैक, हानिकारक जीवाणुओं का अटैक हो जाता है, ये क्या है? कुछ जीवाणु है जो अटैक कर रहे हैं। जैसे ही अपने ऊपर अटैक करते हैं तो वो क्या करते हैं? कुछ रोग फैला देते हैं। ये क्या करेंगे? हानिकारक जीवाणु आए,
या क्या करेंगे, रोग बना देते। जैसे इन्होंने रोग फैलाया, इस रोग को निवारण यदि करना पड़ेगा। ये जो रोग फैला रहे हैं उनको तो हम क्या बोलते हैं, रोग वाहक। क्या बोलते हैं, जो रोग फैलाते हैं उनको रोग वाहक बोलते हैं। और जो हमारे शरीर में जीवाणु है उन रोग फैला रहे उनसे लड़ने की ताकत बनाना। ये रोग आ गया, इससे अब क्या करना है, लड़ना है, लड़ने की ताकत। ये जो बना रहे हैं उनको हम क्या बोलते हैं, औषधियां। ये क्या होती है, वो औषधियां होती है। ये जो औषधि अब बन गई, अभी औषधियों का निर्माण हो गया। अभी औषधियां करती है क्या, लड़ने की ताकत देती है अपन को। अभी औषधि लड़ने की ताकत दे रही है, तो इनका निर्माण किससे होता है। फर्स्ट बात, हानिकारक सूक्ष्म जीव तो हमें क्या बनाते हैं, रोगी बना देते हैं। और जो औषधियां हैं कुछ मित्रवत सूक्ष्म जीव होते हैं, मित्रवत मित्रवत सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, औषधियां बनाते हैं और कुछ कवक भी इनके साथ में ऐड हो जाते हैं। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, औषधियां बनाते हैं। ये जो औषधियां होती है जिनसे हमारी क्या होती है, इन्हें रोगों से लड़ने में सहायता करती है, उसको रोग को खत्म करती है या फिर नष्ट करती है। ये नष्ट करती है। इन औषधियों को हम क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं, प्रतिजैविक। अब ये प्रतिजैविक है क्या, प्रश्न आता है प्रतिजैविक क्या है। वे औषधियां जो हमारे हानिकारक सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर के अंदर आने की कोशिश करते हैं या आ जाते हैं, जिससे हमें रोग उत्पन्न होता है, उस रोग से हमें उभारने या फिर नष्ट करना, उस रोग को ही नष्ट करने का कार्य कौन है, प्रतिजैविक करती है। ठीक है, इसमें डाउट, प्रतिजैविक हो गए। अब ये कुछ प्रतिजैविक है जिसमें सबसे पहले प्रतिजैविक क्या, प्रथम फर्स्ट प्रतिजैविक, फर्स्ट प्रतिजैविक की खोज हुई थी, वो कौन सी थी, फर्स्ट प्रतिजैविक की खोज किसने की और कौन थी। मैंने ऑफलाइन क्लास में करवाया है। जो स्टूडेंट ये देख रहे हैं उसको जल्दी से जल्दी नाम बताइए कमेंट सेक्शन में, सिर्फ 10 सेकेंड तक दूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब क्या है, फर्स्ट प्रतिजीवी कौन सी थी अपनी, पेनिसिलियम। पेनिसिलियम याद रखना है आपको, पेनिसिलियम। और इसकी खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम की खोज की थी और ये फर्स्ट प्रतिजैविक थी। इसके बाद में और भी प्रतिजैविक की खोज की गई, वो कौन सी थी, सेकेंड अपने ले दो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक है। और भी एरिथ्रोमाइसिन है, अरे यार ये भी लिखा नहीं ना, एरिथ्रोमाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सारी सारी क्या है, एंटीबायोटिक्स है। अभी क्या एंटीबायोटिक्स का यूज हम किस लिए करते हैं, कि जब हमारा शरीर रोगाणु जनित हानिकारक रोगों से पीड़ित हो जाता है या रोग हमें हमारे ऊपर शरीर में रोग हो जाते हैं, तब इनका यूज करते हैं। एक बात याद रखना, जब भी हमें खांसी हो, जुकाम हो, उस समय एंटीबायोटिक का यूज नहीं करना है, हमें यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि वो एक वायरस जनित रोग है और वायरस कुछ दिन का होता है, कुछ दिन का होता है नहीं होता है। वायरस जनित रोगों में एंटीबायोटिक काम नहीं आएगी। और एंटीबायोटिक का यानी प्रतिजैविक का भी ज्यादा यूज हमें नहीं करना है, हमें ज्यादा यूज नहीं करना है। क्यों, जब इनका यूज डॉक्टर की सलाह से करना, जितना डॉक्टर बोले उतना ही हमें लेना है। जैसे कि अगर डॉक्टर बोले कि इसका 3 दिन का डोज लेना है आपको, तो ये 3 दिन का ही लेना है, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं लेना है। और सर्दी जुकाम में तो आपको हमें पता ही है कि एंटीबायोटिक का यूज करना ही नहीं है। ठीक है, फिर आती है अपनी ऐसे ऐसे कुछ रोग और हो जाते हैं जिससे हमें यूज, जैसे वैक्सीन का लगाते, वैक्सीन लगाते हैं,
हमारे पुराना जब हम छोटे थे तब हमें पोलियो का दवा पिलाई जाती थी, वो भी एक प्रकार की वैक्सीन सारी थी। देखिए चलिए आगे पढ़ते हैं अभी। एक मिनट, कौन है? हाँ गेट अपने आप एकदम खुल गया था, डर लग गया भाई यार, जाने भूत आ गया क्या होता है भाई। हम तो भगवान भी है तो भूत भी है, डायरेक्ट से अपने आप गेट खुल गया यार, डर गया मैं तो। चलिए अब देखिए क्या है वैक्सीन। अब वैक्सीन में क्या होता है, अब जब ये रोग हो रहे हैं, कुछ कुछ ऐसे भी रोग हो जाते हैं जिसमें क्या होता है, हमारा शरीर, ये हमारा शरीर है जो क्या तैयार करता है, प्रतिजन तैयार करता है। ये प्रतिजन क्या करेंगे, उस रोग से लड़ेंगे, रोग से लड़ेंगे। ये प्रतिरजन बोले या प्रतिरक्षी बोलो, ठीक है। यानी मीन्स ये है कि कोई एक आदमी है, किसी दूसरे आदमी को WWE देखा ही है, वैसे मान लिया कि ये कैन है और अंडरटेकर है, ठीक है। ये अपना खली, ये अंडरटेकर है। खली को पता है कब अंडरटेकर को मारना कैसे, यानी कैसे हराना है। एक बार मैच हुआ, पहली बार मैच, तो उसको पता नहीं था, तो वो क्या करता है, देखता है इसको हराना कैसे है। वैसे ही वैसा अपना शरीर भी एक है, एक बार कुछ बड़ा रोग हो जाए तो उसमें क्या प्रतिरक्षी तैयार हो जाए, फिर उस प्रतिरक्षी वो क्या करता है, उस रोग को नष्ट करता है और अपना शरीर स्वस्थ करता है। ये इसको नष्ट कर देता है, नष्ट कर देता है तो प्रतिरक्षी। अब फिर उस प्रतिरक्षी को पता चल जाएगा कि अगली बार ऐसा रोग हो रहा है, अगर अगली बार ऐसा रोग आएगा तो इस प्रतिरक्षी क्या करेगी, एकदम एक्टिवेट होकर उस रोग से लड़ेगी और रोग कारक सूक्ष्मजीव को खत्म कर देगी। इसमें ये बनता कैसे, ये प्रतिरक्षी है, ये प्रतिरक्षी बनती कैसे, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, निष्क्रिय सूक्ष्मजीव या मृत सूक्ष्मजीव, निष्क्रिय सूक्ष्मजीव या फिर मृत सूक्ष्मजीव, इनको हम क्या करते हैं, अपने शरीर के अंदर देते। क्या हुआ, शरीर के अंदर के मृत निष्क्रिय सूक्ष्मजीव और मृत सूक्ष्मजीव को हम क्या करते हैं, शरीर के अंदर डालते हैं। अब ये देखिए, ये शरीर के अंदर जा रहे हैं तो शरीर में जो सूक्ष्मजीव बैठे हैं वो क्या देखते हैं, इनको तो पता नहीं है क्योंकि ये मरे हुए, ये अंदर गए तो अंदर के जितने सूक्ष्मजीव क्या करेंगे, इनके साथ अच्छी सी दोस्ती बना देते हैं और ये क्या करते हैं, एक प्रतिरक्षी का तैयार करते हैं। क्या करते हैं, प्रतिरक्षी तैयार करते हैं। जैसे प्रतिरक्षी का निर्माण कर लिया, अब ये शरीर के अंदर गए, क्या करते हैं, प्रतिरक्षी का निर्माण। अब प्रतिरक्षी का निर्माण हो गया तो अब वो क्या करेंगे, किससे लड़ेंगे, रोग से लड़ेंगे। अब ये रोग से क्या करेंगे, लड़ना स्टार्ट कर लेंगे। अब रोग से लड़ रहे हैं तो अब क्या करेगा, कोई दो लड़ रहे हैं तो एक को तो बैठना ही पड़ता है, और इसमें फिक्स है कि कौन बैठेगा, अपना जो भी एक रोगजनक होगा, जो रोग को फैला रहा हानिकारक सूक्ष्मजीव होगा, वो क्या हो जाएगा, नष्ट। अभी जो ये है, इस निष्क्रिय सूक्ष्मजीव, मृत सूक्ष्मजीव ये अंदर की डाल दे, उसको ही हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन। उसको ही हम क्या बोलते हैं, वैक्सीन, ठीक है। वैक्सीन क्या होगी, वो तो निष्क्रिय सूक्ष्मजीव और मृत सूक्ष्मजीव होते हैं, ठीक है। इसमें कोई डाउट है, डाउट नहीं होना चाहिए। अब एक इंपॉर्टेंट बात आती है कि जो वैक्सीन है, सबसे फर्स्ट वैक्सीन कौन सी थी अपनी, कौन सी थी, चेचक का टीका। इस टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। किसने की, याद रखना है, किसने की, एडवर्ड जेनर ने। प्रश्न पूछा जाता है अपने बोर्ड क्लासों में, एनसीईआरटी में, कि चेचक के टीके की खोज किसने की, एडवर्ड जेनर ने। अभी हम थोड़ी देर पहले बताया था कि जैसे कि पोलियो का टीका है, पोलियो वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन, ये भी क्या है, जो हमें छोटे थे या अभी छोटे 4 से 5 साल के तो होते हैं, उनको भी क्या पोलियो पिलाया जाता है। एक अपने हिपेटाइटिस रोग हो जाता है, उस समय भी एक इसका टीका होता है। क्षय रोग होता है, उसका भी टीका लगता है, हिपेटाइटिस रोग
और क्षय रोग, इनका भी क्या होता है, टीका लगता है। अगर ऐसा ही इनके भी हमारा वैक्सीन है बाजार में, जो वैक्सीन लगती है, और हमारे जो भी रोग जनक है इनके, उनको मार दिया जाता है। चलिए, अब फिर होता है जैसे कि टीके की खोज भी होगी। अब क्या होता है, कुछ सूक्ष्मजीवी ऐसे होते हैं जो हमारे शरीर में तो हो गए, हमारे शरीर को तो फायदा मिला दिया इन्होंने, और कुछ सूक्ष्म जीव होते हैं जो पेड़ पौधों के लिए भी मित्रवत होते हैं। अब कैसे, सबसे पहले तो देखते हैं मृदा। ये मृदा की उर्वरता, पॉइंट लिखा था कि मृदा की उर्वरता में बढ़ावा देते हैं, ये भी हमने एक टॉप पॉइंट लिखा था। उस पॉइंट में ये उर्वरता क्या होती है, पहले बात तो ये हमने पहले पार्ट में ये भी पढ़ा है कि फसल क्या है, फसल क्या थी, एक ही किस्म के पौधे थे, एक ही पैमाने पर उगाए जाते हैं। उसी प्रकार में अपन देख, तो अगर वो पौधे उगाए जा रहे हैं, अगर वो ग्रोथ कर रहे हैं, ग्रोथ कब करेंगे, जब मिट्टी में क्या होते हैं, पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं, तब उर्वरता उसमें ज्यादा होती है, यानी सजीव मिट्टी क्या होगी, सजीव मिट्टी सजीव है, तो उसमें पौधे आराम से क्या करेंगे, ग्रोथ करेंगे। अभी पौधे ग्रोथ कर रहे हैं, तब इसमें क्यों ग्रोथ करेंगे, कि इसमें क्या है, पोषक तत्वों की मात्रा अधिक है, पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में है, पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में उपस्थित है, तब वो मिट्टी क्या करती है, सजीव कहलाएगी, और इसमें पौधे क्या करेंगे, ग्रोथ। अब इन पोषक तत्वों में एक और एक की आवश्यकता होती है, उसका नाम है नाइट्रोजन। क्या है, नाइट्रोजन। अब इस नाइट्रोजन की लेना है। अब पौधे तो डायरेक्ट नाइट्रोजन को नहीं ले पाते, पौधे क्या करते हैं, मिट्टी से लेंगे। अब मिट्टी भी तो डायरेक्ट नहीं ले पाते, मिट्टी में क्या होता है, ये नाइट्रोजन फर्स्ट पॉइंट तो ये देखिए कि वायुमंडल में कितने 78% बैठी है, वायुमंडल में 78% है। अब मिट्टी के अंदर क्या होता है, एक तो होता है नील हरित शैवाल, और एक होता है कौन, राइजोबियम। नील हरित शैवाल और राइजोबियम। अब राइजोबियम क्या करता है कि ये मिट्टी में बैठा जाता है, ये पौध जड़ों में होती है, लेक्युमल पौधों की, जैसे कि फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में होते हैं, उनकी जड़ों की ग्रंथियों में होता है ये राइजोबियम। ये राइजोबियम क्या करता है, ये वायुमंडल में जितनी भी नाइट्रोजन उपस्थित होती है वो एब्जॉर्ब करता है। ये क्या करेगा, राइजोबियम ग्रहण करेगा। अब ग्रहण करके क्या करता है, राइजोबियम ग्रहण करके इस N2 का अपघटन करेगा। क्या है, नाइट्रोजन का क्या करेगा, अपघटन करेगा। अपघटन करके इसको नाइट्रेट के रूप में चेंज करता है, अनेक रूप में इसको गलित अवस्था में चेंज कर लेता है। फिर ये क्या करेगा, ये अपघटन करने के बाद में ये नाइट्रोजन किसके पास आ जाएगी, मृदा के पास, और ये मृदा क्या करेगी, फिर पौधे को दे देगी, और फिर पौधा क्या करेगा, अपना ग्रोथ करेगा। फिर पौधा क्या करेगा, ग्रोथ। यानी मोटा से मोटा हम कह सकते हैं कि नाइट्रोजन यानी राइबोसोम के द्वारा और नील हरित शैवाल, ये दोनों क्या है, सूक्ष्म जीव है। ये सूक्ष्म जीव क्या है, इन मृदा की उर्वरता को बढ़ावा देते हैं। अब ये नाइट्रोजन की आवश्यकता क्यों पड़ी भाई इसको, पेड़ पौधों को, तो नाइट्रोजन की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि इसमें प्रोटीन का संश्लेषण आवश्यक, संश्लेषण होता है। नाइट्रोजन से क्या होगा, प्रोटीन का संश्लेषण। इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्या मृदा की उर्वरता बढ़ानी है, उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या होता है, सभी पोषक तत्वों की प्रचुर मात्रा में आवश्यकता होती है, और प्रचुर मात्रा में आवश्यकता हो, और इसमें क्या है, एक नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन डायरेक्ट वो नहीं ले पाते हैं, तो वो क्या करते हैं, राइजोबियम का यूज करते हैं। राइजोबियम क्या करता है कि वायुमंडल में जो उपस्थित है नाइट्रोजन, वो उसका अपघटन करेगा, अपघटन करने के वो नाइट्रेट के रूप में चेंज कर देता है, और वो नाइट्रोजन क्या करती है, मृदा में उपस्थित हो जाती है। मृदा में आने के बाद पौधे अपना ग्रोथ करने लग जाते हैं। उसको क्या, क्योंकि उसको क्या मिल जाता है, प्रोटीन, प्रोटीन है, जितनी आवश्यकता में प्रोटीन चाहिए था उसमें प्रोटीन मिल जाता है। फिर आता है ये सूक्ष्म जीव होते हैं कुछ, जो क्या करते हैं, पर्यावरण को भी शुद्धिकरण करने में सहायता करते हैं। अब वो पर्यावरण को शुद्धिकरण कैसे करते हैं, फर्स्ट पॉइंट तो अपन याद कर लेते हैं, थोड़ा पहले पार्ट में भी जाएंगे, पहला पार्ट भी इसके साथ इंक्लूड होता है। कैसे होता है वो देखते हैं। क्या है, पर्यावरण, पर्यावरण का शुद्धिकरण।
पर्यावरण के शुद्धिकरण में क्या क्या लेता है? फर्स्ट पॉइंट तो देखते हैं अपने, जो भी सड़े गले जैविक पदार्थ हैं, एक तो वो, फिर मृत उत्पादक जंतु, क्या है? सड़े गले जैविक पदार्थ, मृत पादप या फिर जंतु, और कुछ कचरा बेटा, कूड़ा कचरा है जो वो पड़ा है, वो सारे के सारे क्या करते हैं, ले एक को और भी देख सकते हैं, जंतुओं का अपशिष्ट में, इन सब में क्या होता है कि ये जो अपने सूक्ष्म जीव हैं वो इनके साथ रिएक्शन करते हैं, क्या करेंगे, इनके साथ रिएक्शन करके इन सब का क्या करते हैं, वो अपघटन करते हैं। क्या करेंगे, इन सब का अपघटन करते हैं। अभी अपघटन कर रहे हैं, अब अपघटन में क्या करते हैं कि जितना भी ये जटिल पदार्थ है, क्या करते हैं, ये जटिल को चेंज करेंगे सरल में। जैसे सरल पदार्थों में चेंज किया तो ये सरल पदार्थ किसमें चले जाएंगे, मृदा के अंदर। अब ये मृदा के अंदर गए तो ये मृदा क्या करेगी, पेड़ पौधों को दे सकेगी, पेड़ व पौधों के पास हो जाएगी और इससे क्या हो, ग्रोथ हो जाएगी। अब हम याद करें फर्स्ट पार्ट में वर्मी कंपोस्ट के बारे में भी पढ़ा था। वर्मी कंपोस्ट में भी क्या था कि वो सड़े गले जैविक पदार्थ होते हैं या फिर पादप होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर डालते हैं। जैसे कि ये मृदा के अंदर सरल पदार्थ गया, ये मिट्टी के अंदर गया, उसके ऊपर क्या होता, केंचुआ, जो अपने किसानों यानी मेहरे सभी अपने सफर का मित्र होता है, ये क्या करता है, खाद में चेंज कर लेता है कि ये मृदा के साथ में इस जो सरल पदार्थ है इनके साथ में ये केंचुआ आ गया, मृदा में चला गया, तो किसमें पेड़ पौधों को क्या दे देगा, खाद, और जिसमें पर्यावरण का शुद्धिकरण भी हो जाएगा। ये सब हट रहे हैं तो पर्यावरण का शुद्धिकरण भी हो जाएगा। चलिए ये भी नोट डाउन कर लीजिए।